58 में। दूसरा, अगर पूछा जाए कि ये बताइए इसकी स्थापना 1958 में की गई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मिलेगा नई दिल्ली में, है ना। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसके द्वारा जो एप्लीकेशन शुरू की गई, स्वार्थी नामक एप्लीकेशन, इसका उद्देश्य है हथियारों का पता लगाना। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये ना हमसे वीडियो में पूछा गया था, तब प्रश्न था, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा टफ था वीडियो के 4 सेट में, वह था 27 का सेकंड। दरअसल हम बताएं आपको, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसमें आप प्रश्न जब पढ़ेंगे आप ये महसूस करेंगे ना कि आपने पॉलिटी भी पढ़ी हुई है और इकोनॉमिक्स भी ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है, 2 ही विषय आपने पढ़ा होगा। अब कायदे से होना चाहिए कि 10 से 12 प्रश्न इसमें से मिलने चाहिए, और आप देख रहे होंगे कितना मिल रहा है ना, बहुत ही कम मिल रहा होगा, क्योंकि ये पेपर का पैटर्न नहीं, अब जैसे नए तरीके से पेपर बनने लगे हैं और इसमें हम किसी चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते। वर्तमान में ये चीज़ें कंट्रोल की जा रही है एग्जामिनर के द्वारा, और उसने ऐसे ही किया हुआ है, उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। अभी ना स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला कह रहा है, जो दूसरा प्रश्न है, होला मोहल्ला एक त्योहार है जो योद्धाओं की बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में बात करता है। अब ध्यान दो, हमसे एसएससी पेपरों में ये प्रश्न पहले पूछा जाता था, यूपी के किसी भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते थे रिसेंट में। लेकिन यूपी में चूंकि ये पेपर बनवाया गया है टीसीएस के द्वारा, और टीसीएस वही संस्था है जो एसएससी पेपर डिजाइन करती है, उसका एक स्तर है। मैं इस बैच में अगर पढ़ाता तो मैं आपको चारों ही सेट, जैसे हिंदी अजय सर पढ़ाते होते या फिर जो भी पढ़ाता वो सॉल्व जरूर करवाता, तो मैं जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ सॉल्व करा रहा हूँ पेपर को, ताकि बच्चे को ये बहुत अच्छे से पता रहे कि वास्तव में आ क्या रहा है पेपर। दूसरी चीज़, रीजनिंग की मैं सीट हर जगह बंटवाया हूँ, जबकि मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाता। मैंने इसलिए बढ़वाया क्योंकि बच्चे, आप लोग को बहुत ही, जैसे आप में अभी 4-5 चैप्टर ही समाप्त हुआ होगा, तो जिन बच्चों के कोर्सेज कंप्लीट हमने वहाँ जरूर बंटवाया कि तुम घर पे बैठ के पढ़ो, समझो कि वास्तव में रीजनिंग तुम जितना आसान समझते हो है नहीं, वो वीडियो की रीजनिंग अलग लेवल की, खासकर 27 का सेकंड। और हर बच्चे को पेपर देखने के बाद ये जानने की आवश्यकता है कि हम इलाहाबाद में क्या कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। बहुत सारे बच्चों को इंक्लूडिंग ये जो बच्चे हैं उनको ये लगता है ना कि हम थोड़े दिन पढ़ लेंगे तो कर लेंगे, बहुत ही मुश्किल। जैसे अगर हम बात करें तो पंजाब से हमसे 4 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो यह पूछा जाता है कि ये बताइए भांगड़ा, ये जो टर्म है इसका क्या ही हिसाब किताब है। तो ये पंजाब में होता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और आपसे प्रश्न पूछा जाता है इसका पर्यायवाची क्या है, तो यह मिलता है रिदम। ये इंग्लिश में रिदम जो टर्म है उसी को बोलते हैं क्या, भांगड़ा। दूसरा, भांगड़ा के अलावा हमसे पंजाब में पूछा जाता है गिद्धा, जो भांगड़ा का ही फीमेल वर्जन है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कपिल शर्मा अगर आपने देखा होगा भारतीय अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसके बाद हमसे पूछा जाता है माघी, एक त्योहार जो 14 जनवरी को शुरू होता है। माघी त्योहार यह शुरू होता है 14 जनवरी, ये मनाया जाता है। और इसके बाद जो अगला त्योहार है ये है होला मोहल्ला, जो मनाया जाता है कहाँ, पंजाब। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या डी। और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर ये जो त्योहार है होला मोहल्ला, इसको सिख ओलंपिक भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा त्योहार है जिसे हम सिख ओलंपिक भी कहते हैं, तो ये होला मोहल्ला है। देखो कह रहा है योद्धाओं की बहादुरी, जीत, गौरव, ये सब सिखाए जाते हैं इस त्योहार। अब आप कहेंगे ये मैं पढ़ाता कहाँ हूँ, या फिर ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। ये सारी चीज़ें जब लूसेंट में जब मैं पढ़ाता हूँ तो भारत के 2800 राज्य पढ़ाते हैं, और वो 2800 राज्य में हर राज्य के बारे में, अगर पंजाब आ रहा है तो लाला लाजपत राय के बारे में बात करते हैं, भगत सिंह के बारे में बात करते हैं, वहाँ के त्योहार, पर्व, उत्सव की बात करते हैं।
और ये बहुत दिनों से हमने बंद किया हुआ था, एसएससी पढ़ा रहे थे, पर इस समय शाम को 5 जुलाई से पढ़ाने वाले हैं 7 बजे से पौने 9 बजे तक। इसमें 7 से पौने 8 या 8 बजे तक केवल भारत के राज्य 28 राज्य पुरस्कार से जितनी सारी चीजें इतना उल्टा सीधा पूछा जा रहा है उसको पढ़ाएंगे। और 8 से पौने 9 ये पढ़ाऊंगा यूपी स्पेशल, पूरा थियरी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरी थियरी ही बताऊंगा। और ये 5 जुलाई से शुरू पर एडमिशन उसमें 1-2 जुलाई से मैं करवा रहा हूँ। तो जो बच्चा जुड़ना चाहता हो बाहर ही हो उसको जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं संस्था में, तो आप ना भी एडमिशन कराएं कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी घूम फिर के पढ़ लेंगे। लेकिन जो बाहर रहता है उसको जरूर बताइएगा कि 5 जुलाई से पढ़ा रहे हैं। ये सारे स्टैटिक उल्टा सीधा जो पेपरों में पूछे जा रहे हैं आजकल एसएससी परीक्षाओं में, पूरा लूसेंट ओरिएंटेड पढ़ाएंगे शाम को 7 बजे से पौने 9 बजे तक। ये यूपी स्पेशल के लिए हमने शुरू किया है। यूपी पुलिस का भर्ती है दिसंबर में, हम चाहते हैं 3 महीने पढ़ाएं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। क्योंकि बीच में छुट्टी भी आएगी, रक्षाबंधन भी 2-3 दिन तक रहेगा, तो वो हो सकता है कि सितंबर के अलावा अक्टूबर तक जाए। पर इस बार दिवाली नवंबर में है, तो हम लोग के लिए काफी समय है 3-4 महीने। तो जो बच्चा जैसे इंटरेस्टेड हो उसको जरूर बताइएगा कि कल या परसों में यही काउंटर पे बोल देंगे, लोग एडमिशन करवा देंगे। विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये जब भी चर्चा में आए ध्यान देना है। देखो विश्व भारती विश्वविद्यालय, अब ये किस राज्य का हिसाब किताब है? ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हम जाएंगे और हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा ही किया जाता है पहला कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भानु सिम्हा के नाम से छोटी छोटी कविताएं लिखी थी। तो एसएससी अथवा यूपी में एक प्रश्न यह बन रहा है कि भानु सिन्हा इस छद्म नाम से कविताएं कौन लिखते थे? उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा हमसे प्रश्न बनेगा कि यह बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है? तो इसका उत्तर होगा गोरा। एक परीक्षाओं में पूछा जाता है काबुली वाला, काबुली वाला और गोरा हो गया, काबुली वाला हो गया। इसके बाद एक तो आपने बचपन से पढ़ रखा है गीतांजलि, है ना, जिसके लिए इन्हें नोबेल भी मिला था। याद करिए गीतांजलि किस वर्ष? 1913 में। गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में इन्हें नोबेल मिला। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले ये पहले एशियाई थे। भारतीय तो थे ही, पहले एशियाई भी थे। तो ये हमसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन थे ये? आप बताओगे कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे, प्रथम एशियाई थे। ये ध्यान रखना है, प्रथम एशियाई यह मिलेंगे आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा हुआ है, भारत और बांग्लादेश। तो हमसे यह भी पूछा जाता है कि भारत के अलावा इन्होंने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो बांग्लादेश। वास्तव में श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी इनकी भूमिका थी। जिस बच्चे ने श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा था वो इन्हीं का शिष्य था। उसको मोटिवेट किए थे राष्ट्रगान लिखो, तो उसने श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा। तो प्रत्यक्ष रूप से 2 देशों का राष्ट्रगान और अप्रत्यक्ष रूप से 3 देशों के राष्ट्रगान में इनकी भूमिका है। इसके बाद इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की 1921 में। कलकत्ता में वर्ष 1921 में इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। वही आपसे पूछ रहा था, उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, है ना। तो उत्तर होना चाहिए ऑप्शन संख्या बी। यहां पे ध्यान दें कि ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर से ये प्रश्न मैक्सिमम ऑफ टाइम पूछा जाता है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। पश्चिम बंगाल जब राज्य बढ़ाते हैं तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ाते हैं। राजा राम मोहन राय, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान देना, ये राजा राम मोहन राय ने 1817
कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 कलकत्ता में इन्होंने कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज। और 1825 वेदांत कॉलेज की स्थापना की इन्होंने कलकत्ता में। तो दो बातें याद रखना है, 1817 में हिंदू कॉलेज और 1825 वेदांत कॉलेज, इसकी स्थापना की, है ना। राजा राम मोहन राय से हो गए। एनी बेसेंट ने भी एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो परीक्षा में पूछा जाता है। 1898 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू स्कूल, CHS सुने होंगे आप लोग। वो CHS की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही 1898 में की गई। हालांकि आगे चल के ये जो संस्था है ये बन जाती है किस रूप में, तो ये जो CHS है PHU में जाके मिल जाती है ना। अब ये PHU का ही हिस्सा है, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप पढ़ते हैं कि यह बताइए, भारत में सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। एक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान देना वर्ष। हाँ, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, श्रद्धा कपूर फैन बैठे हैं उधर जरूर देखना है, एक से एक कलाकार। अब पुलिस वाले बच्चों को पढ़ाने का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो यही है, वो बहुत जल्दी मतलब उनका ध्यान भंग हो जाता है। बारिश होने लगी उधर देखने लगे, सर यहाँ हिंदू कॉलेज या बाहर में मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदू कॉलेज, उधर देख रहे हैं बारिश कहाँ हो गई। ऐसे ऐसे कलाकार है। कल ईद थी, कल 12 बजे से 5 बजे तक पढ़ा मैं पढ़ा रहा था। एक कई क्लास में 2 नंबर पे मारू सर 1 नंबर पढ़ा रहे, वो पढ़ाए 12 बजे 7। उनका खुद का त्यौहार था, उन्होंने वो त्यौहार वहाँ ज़्यादा मनाते नहीं, हमेशा यही सोचते रहते पढ़ाते रहे। तो 12 से 7 वो पढ़ाए, 12 से 5 हम दोनों में ये था कि कौन देर तक पढ़ाएगा। तो 5 बजे मैंने फिर कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा। 5 बजे मैंने छोड़ दिया, अभी सर ने 7 बजे तक पढ़ाया। लड्डू बंटवाए, समोसा बंटवाए, यही सब कर रहे थे। कहे दोनों क्लास में पढ़ रहा था, 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी। क्या देखते हैं कौन देर तक पढ़ाता है। हम क्या जब खत्म नहीं करेंगे तो सब नहीं खत्म करेंगे। पता चला लड़का रात भर पढ़ रहा है। 5 बजे हमने बंद कर दिया। पीछे कोई कह रहा इधर भी बंटवाइए, कौन है तुम कल आए क्यों नहीं थे? वही आना था, कल त्योहार था, पता नहीं था। हमेशा से क्लास रहती है, तो संडे पता कर लिया करो, संडे दिन छुट्टी हो उस दिन क्लास रहती है मनमोहन पार्क में, यहाँ हमें पूछ लिया करो। और कोई ना कोई एक टॉपिक पढ़ाते हैं सर, जैसे कल एवरेज पढ़ा रहे हैं, वो एवरेज पढ़ाते मैं 4 पेपर सॉल्व करवाया वीडियो का। हम क्या पहले जितने नोट्स याद है सब 27 तारीख का 1, 2 और 26 के 4 हमने कहा 4 शिफ्ट सॉल्व करवा दें। कुछ बच्चे कह रहे थे सर यूट्यूब पे सॉल्व हुआ है। यूट्यूब पे ऐसा नहीं सॉल्व हो सकता, बहुत डिटेल में सॉल्व करवाते हैं, कभी इस तरीके से नहीं सॉल्व होगा। आगे चलते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। दरअसल इसको हम बोलते हैं नाटो, है ना। ये जो संस्था है ये कहलाती है नाटो। और नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ना ये ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। तो परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि यह जो संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ये हमसे परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। हाँ भैया कोई बोल रहा है क्या कुछ? इसके बाद देखो इस संस्था की स्थापना इसलिए हुई थी ताकि अगर कोई भी देश अमेरिका अथवा उसके मित्र राष्ट्रों पर अटैक करता है तो ये सब मिलकर लड़ेंगे। बेसिकली रूस से बचने के लिए इसकी स्थापना हुई। दरअसल देखो जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा यहाँ पर बम विस्फोट हुआ ना तो उसके बाद अगले 5 वर्ष तक रूस ने केवल एक ही काम किया कि हमें परमाणु बम बनाना है। उन्होंने बम बनाया और 1949 में अमेरिका के बॉर्डर पे तैनात कर दिया। क्या जब भी लड़ाई होगी, हेलीकॉप्टर लेके परमाणु बम घूम रहे थे, क्या जब भी लड़ाई होगी पहले अमेरिका के नक्शा से मिटा दें। ऐसे जैसा ने अमेरिका ने एक संधि की अन्य देशों के साथ, वही संधि कहलाता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन।
नेटो इसे कहते हैं सामान्य भाषा। अब एक ऐसी संस्था जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। हमने बताया ना 1949 में ही बम लेके टहल रहे थे, जब भी लड़ाई होगी निशाना हम डालेंगे। तो संधि हुई। ये संधि कहती है अगर किसी भी इन 31 देशों में से किसी एक पर भी अटैक हुआ तो ये सभी मिलकर लड़ेंगे। 30 देश मिलकर लड़ेंगे। पहले इनकी संख्या 30 ही थी, अभी 31 हो गई है। और 31वां देश कौन सा है? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट इनका है कि अगर किसी पर भी अटैक हो रहा है, इनमें से किसी भी देश पर अगर अटैक हो रहा है तो वो मिल के लड़ेंगे 30 देश 31 देश। ऐसी दशा में इस प्रश्न का उत्तर होगा फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में एक और क्यूरियस केस अपने को याद रखना है कि विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पे है ना। विश्व खुशहाली सूचकांक में जो फिनलैंड है वो किस स्थान पर है? पहले स्थान। आगे बढ़े हटाएं इसको। अगला कह रहा है ये दर्रा है, बारालाचाला दर्रा। अब ये दर्रा है कहाँ? हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है और कहाँ पे जाता है? लद्दाख। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। आप में जब आगे ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तो ये चीज बताया जाएगा, है ना। बहुत ही कॉमनली ये चीज बताया जाएगा ज्योग्राफी में। अगला कह रहा है कि कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप अथवा दबाव द्वारा, देखो ज्वालामुखी में जब भी विस्फोट होता है तो इस विस्फोट के अंतर्गत मैग्मा और लावा के निकलने से जो चट्टानें बनती हैं वो कहलाती हैं अग्नि। अग्नि के निकलने से जो चट्टानें बनती है क्या कहला रही है? अग्नि। चट्टानें ठंडी होंगी, सबसे ऊपरी परत होगा। इसके बाद इसकी निचली परत उसे कहते हैं अवसादी चट्टान, और उससे भी नीचे जो एकदम दबी हुई हो, अत्यधिक टेम्परेचर पर बन रही हो, उसे रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान कहते हैं। यही आपसे पूछ रहा है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी। अब चट्टानें जब भी पढ़े उसका वर्गीकरण जरूर पढ़े, इसके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं हैं तो इस वजह से मैं इस पर बहुत डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की बात करें। अब कायांतरित या रूपांतरित है। सर्वोच्च न्यायालय जरूर पढ़े होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है जावेद सर ने पढ़ाया होगा। यस सर। पढ़ा है नहीं? एक ये जो KGF स्टाइल में पीछे हाथ करके बैठे हैं, एक मुक्का मारने बता रहे हैं नहीं पढ़ाता हूँ रेगुलर, इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने हिसाब से बैठोगे। एक मुक्का मारे बहुत तेज। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे पहले मुझे बताओ इसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? 124 के तहत होती है क्या? और सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश क्या? लीला सेठ। हाँ, अभी तक कोई बना ही नहीं है, तुमने अपने हिसाब से कहाँ से याद कर लिया? तुम उच्च न्यायालय की बात कर रहे हो, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। कभी नहीं पढ़ा होंगे जावेद सर की कोई बना है अभी तक? कोई महिला बनी? महिलाएं लड़ती रहती है, वो कहाँ जज बनेगी? और सब लड़ती रहती है, लड़ने में यकीन रखती है। बहुत झगड़ालू होती है महिलाएं, होती है नहीं? और लड़का पीछे पीड़ित महसूस कर रहा है, बारिश में झगड़ा करके ही आया है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायालय है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये पूछा जाता है। 3-4 चीजें हैं जिससे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ध्यान देना। कमरे में जाके नोट्स जो लाल पीला एवं हरे पेन से तुमने लिखा उस पर एक बार जरूर जोड़ देना। 3-4 चीजें पूछी जाती है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायालय। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड ऑफ राइट, अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, ये हमसे पूछा जाता है। और चौथा पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि वह परामर्श दे सके राष्ट्रपति को। कौन सा अनुच्छेद है? 143 है। अब यहां पर पहली बात तो ये है कि ईसाई वाले जो बच्चे हैं उनको 2 हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, हिंदू मैरिज या हिंदू विवाह अधिनियम, उनसे पूछा जाता है ये कब पास हुआ था। और दूसरा कि
दहेज उत्पीड़न वाली जो व्यवस्था है ये कब पास हुई थी भारतीय संविधान में, या हमने संसद से कब पास किया था? ध्यान रखना, पहला हिंदू मैरिज एक्ट जो अभी चर्चा में रहेगा, लगातार ही चर्चा में रहेगा, क्योंकि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहस हो रहा है धारा अनुच्छेद 44 के तहत, है ना। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता अथवा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसी पर बहस चल रहा है वर्तमान में। मोदी जी ने जैसा ही कल परसों में टिप्पणी करी है, ये चर्चा में आ गया है। तो जैसे ही वो चर्चा में आएगा, हिंदू मैरिज एक्ट भी चर्चा में आता है कि यह जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये किस वर्ष आया था? 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ। ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, बुद्ध है, जैन है, मैं फिर से बता रहा हूं, केवल हिंदू नहीं, हिंदू, बुद्ध और जैन अगर वो है तो इसके दायरे में आता है। इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति हो, पारसी धर्म का कोई व्यक्ति हो और ईसाई धर्म का व्यक्ति हो, इन तीन व्यक्तियों को इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता। उनके लिए भारतीय संविधान ने विशेष प्रावधान रखा है। तो अगर कोई व्यक्ति इन तीन धर्मों से बिलोंग करता है, वो विवाह करता है, तो उसकी जो उम्र होनी चाहिए, अगर वो फीमेल है तो उसकी उम्र क्या है? 18। अगर मेल है तो उसकी उम्र क्या है? 21। अभी हाल ही में एक महिला थी, उन्होंने याचिका दायर किया था कि 18 वर्ष जो उम्र है फीमेल की, उसको 21 कर दें। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि किस आधार पर 21 कर दिया जाए। उन्होंने कहा पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है बच्चियों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वास्तव में जो बच्चियां पढ़ रही हैं वो 21 वर्ष में शादी कर ही नहीं रही। आपने ये जो याचिका दायर किया ये फर्जी, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जहां कहीं जिस परिवार में लड़कियां पढ़ रही हैं उनकी शादी वैसे ही 21 वर्ष में नहीं हो रही, तो इसका हस्तक्षेप करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। 18 वर्ष की उम्र को 21 वर्ष करने का जो प्रस्ताव था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। क्या इसका कोई मतलब नहीं? इसमें लड़कों की उम्र की बात नहीं की गई थी। उसका कारण है लड़का अगर योग्य है तो उसकी शादी होगी, नहीं फिर सलमान खान की उम्र तक वैलिड है वो वैसे नहीं होगा, तो इसकी चर्चा नहीं की गई थी। अभी प्रस्ताव किया गया था। अभी भी ध्यान दे, ये हिंदू मैरिज एक्ट में जो बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मैंने 18 लिखा तो एक लड़की कह रही है कि 21 हो गया, इधर से एक लड़का भी सपोर्ट कर रहा, तो नहीं है ऐसा। पेपर में पढ़कर वो व्हाट्सएप पे जहां पढ़ोगे जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, व्हाट्सएप पे ना पढ़ा है ना। धरातल पर जानने का प्रयास करें कि वास्तव में चल गया है, और पेपर को थोड़ी देर समय जरूर दें, 15 मिनट 20 मिनट, और पेपर पढ़ें तो पहले पेज पढ़ें और अंतिम पेज पढ़ें। बच्चा पढ़ता है बीच में प्रयागराज का पेज, प्रयागराज में यही है कि हेडमास्टर के साथ फरार हुई महिला उसको पढ़ने कोई मतलब नहीं, यह जो प्रक्रिया चलती है ना। तो दुनिया जिस तरीके से चल रही है, ब्लूटूथ आग के लिए घूम रहा है, सर्चिंग डिवाइसेस जहां मन किया करेक्ट हो गया, ऐसे दूर रहने का होता है। पहला पेज पढ़ो और उसके बाद से अंतिम पेज जो विविध वाला पेज होता है वहां, क्योंकि वहां पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं मिलेंगी और पहले पेज पे राष्ट्रीय घटनाएं मिलेंगी। इसके अलावा कोई भी पेज पढ़ने लायक नहीं। हाँ, कुछ बच्चे जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है उनके लिए पेपर में एक विज्ञापन आता है, बर चाहिए और बधू चाहिए, उनका अपने हिसाब से देख सकते हैं वहां पे क्या चल रहा है। इसमें आप देखो, इस हिंदू मैरिज एक्ट में एक एक्ट आता है कि दहेज उत्पीड़न निषेध, ये जो प्रक्रिया ये शुरू की गई थी, दहेज उत्पीड़न निषेध प्रक्रिया, ये भारत के संविधान में जोड़ा गया 1961। कब जोड़ा गया? 1961 यह जोड़ा गया था। अब कोई भी व्यक्ति विवाह विच्छेद यानी तलाक की मांग कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 42(1) के तहत स्वयं कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके विवाह में सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं है तो वो तलाक ले सकता है। इसी के बारे में पूछा गया, तो ये अनुच्छेद 142 कॉस्ट होगा, है ना। और ये भी चीज आजकल चर्चा में, दहेज उत्पीड़न निषेध 1961, क्योंकि ये बहुत केस फाइल होता है
एसआई में प्रश्न पूछा जाता है कि यह बताइए दहेज उत्पीड़न जो अधिनियम है वो किस वर्ष भारत में आया था? उसका उत्तर होगा 1961। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो दहेज उत्पीड़न अधिनियम है वास्तव में किसी महिला के ऊपर कितने समय तक लागू होगा, यानी विवाह कितने देर तक हुआ तब हम केस फाइल कर सकते हैं? तो इसका उम्र होता है 7 वर्ष। कितना? 7 वर्ष, है ना। अगर विवाह 7 वर्ष से कम का है तभी दहेज फाइल किया जा सकता है। 7 वर्ष हो गया तो ये माना जाता है कि अगर झगड़ा हो रहा तो आपसी विवाद का मैटर, दहेज से उसका कोई लेना देना नहीं। और ये चीज आपसे अवधि पूछी जाती है तो अवधि बताएंगे 7 वर्ष, है ना। ये ध्यान देना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कौन सा विषय पढ़ाते हैं, ये हर विषय के बारे में बता रहे हैं। दरअसल ये हम पेपर एसआई का इतने दिनों सॉल्व करवा रहे हैं 2 पर 11 से 3, और इस वजह से ये सारी चीजें हमको जानकारी है। और 55 से ढूंढे हैं, हमें लगता है उसमें से 8 या 10 पहुंचा दिए। ये वो बच्चे हैं जो आपसे बैच कर चुके हैं, रेगुलर बैच। अब उनका ये है कि प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो हम इन दिनों उसी में करा रहे हैं एसआई। उनको वो एसआई प्रैक्टिस कराते हैं और सीरियल वालों को सीरियल का। तो हमारी क्लास हमेशा प्रैक्टिस की चलती रहती है, बाकी थियरी ही पढ़ाते हैं। जैसे दोपहर में 10 से 11 पढ़ा रहे हैं इसमें, सुबह में वो थियरी क्लास, शाम को जो 7 से 8:45 पढ़ाएंगे वो थियरी की ही क्लास। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, और जो बाहर के बच्चे हैं उनको ज़्यादातर बताएं। फीस 500 है पर पढ़ाएंगे 1.5-2 घंटे और 3-4 महीने पढ़ाएंगे। आप पढ़ेंगे तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। अगला है, अब ये देखो, ये जो प्रश्न है ये वास्तव में पेपर से लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने धर्माधिकारी, आपने बहुत दिन पहले, हमें लगता है 1 महीना पहले एक न्यूज पढ़ा था कि महाराष्ट्र में लू लगने से 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग बेहोश हो गए थे। दरअसल उस कार्यक्रम में ना इसी व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा था, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। इसके सम्मान समारोह में बहुत लोग आए थे देखने के लिए, और अचानक से ये शिकार होते हैं हीट वेव। किसके? तो अचानक से ये लोग हीट वेव के जब शिकार होते हैं, अब ऐसी दशा में इसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग बेहोश हो गए थे। यह प्रश्न पेपर से उठाया गया है कि अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया जाता था महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से। ये कार्य करता है सोशल इन्फ्लुएंसर। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। और एक जिन बच्चों को थोड़ा सा ये इंटरेस्ट हो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, तो इसमें ध्यान देंगे 25 लाख रुपए मिलते हैं। कितना मिलता है? 25 लाख रुपए, है ना।